अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो प्यार करने वालों की एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बस मैंने कह दिया है मैं शादी करूंगी तो फरहाद से और किसी से नहीं। बरामदे में लगे आईने के सामने खड़ी वर्दा अपने बालों में ब्रश फेरते हुए फैसला कुन अंदाज में बोली। सुमेरा बेगम ने गहरी सांस अपने अंदर उतारते अपनी दराज कद बेटी की पुश्त को देखा, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही करीबी तख्त पर नीम दराज जकिया खातून फौरन चौकस होकर उठ बैठी। हाँ भाई, सच ही कहा है किसी ने, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ ने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी, तो फिर बेटी क्यों कर पीछे रहती? इसने भी तो माँ के नक्शे कदम पर ही चलना है ना। सास के जले कटे तबसरे पर सुमेरा का दिल लम्हों में खाक हुआ था। खुदा के लिए अम्मा, इस वक्त नहीं। उन्होंने गोया खामोश नजरों से उनसे इल्तिजा की, जिसका उन पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। उल्टा तमस्खर उड़ाते हुए बोली, हाँ मेरी बन्नो, फिक्र काहे को करती हो? जो काम तुम्हारी माँ के लिए ठीक था वो तुम्हारे लिए भला क्यों कर गलत होने लगा? बल्कि ये सिलसिला तो अब नस्लों तक ही चलेगा। दादी ने जले दिल के फपोले फोड़े। सुमेरा बेगम ने छुरी टोकरी में पटकी। मेरी बात सुनो वर्दा, अभी तुम जाओ, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है। हम बाद में इस पर बात कर लेंगे। ना अभी ना बाद में। मेरा फैसला नहीं बदलेगा अम्मी, मुझे सिर्फ फरहाद से ही शादी करनी है। करीबी तपाई पर ब्रश फेंकने के से अंदाज में उछालती वर्दा अपनी बात पर जोर देकर बोली, मैंने तुम्हारी शहला खाला को जुबान दे रखी है हाशिर के लिए, क्या तुम भूल गई? उन्होंने जिद होकर बेटी को घूरा। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने मुकर्रम के लिए जुलेखा आपा को जुबान दे रखी थी और बीच में तुम मुई कूद पड़ी। दादी ने फिर जहर उगला। सुमेरा बेगम ने वो जहर का घूंट खामोशी से अपने अंदर उतार लिया। ये वाहिद मौजू था जिस पर वो बहस नहीं करती थी। बाहर वैन का हॉर्न सुनाई दिया तो वर्दा कंधों पर चादर फैलाती जल्दी से बाहर को लपकी। वाह मेरे मौला, तेरा इंसाफ। जकिया खातून के बावाजे बुलंद तबसरों ने किचन तक सुमेरा बेगम का पीछा किया था। मुकर्रम साहब काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और ये 3 दिन सुमेरा बेगम ने जैसे जलती रेत पर नंगे पांव चलते हुए गुजारे थे। गुजरे 21 सालों में उनकी पसंद की शादी को एक ताना बनाकर जकिया खातून ने उन्हें एक दिन चैन से रहने नहीं दिया था। अब जब से वर्दा ने अपनी पसंद से शादी करने का शोशा छोड़ा, दादी सीना ठोक कर मैदान में उतर आई थी। उन्हें तो जैसे बदला लेने का मौका मिल गया था। वर्दा की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने सही मानों में सुमेरा बेगम को दिन में तारे दिखा दिए थे। तू दिल छोटा ना कर मेरी बच्ची, मैं खुद तेरे अम्मा बाबा की अदालत में तेरा मुकदमा लड़ूंगी। खुद भी तो यही किया था काम उन्होंने, अब तुम्हें किस मुंह से मना करेंगे? अपने मतलब के अल्फाज थे। लहजे और अंदाज पर गौर किए बिना वर्दा मुतमईन सी बराबर सर हिलाती जाती। 3 दिन बाद मुकर्रम साहब की मुल्तान से वापसी हुई तो बीवी का सता हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई। क्या हुआ सुमेरा बेगम, कोई बात हुई है क्या? सब ठीक तो है ना? खुद पर जब्त बांधे सुमेरा की आंखें छलक पड़ी। वो आहिस्ता से उन्हें सारा हाल सुनाती चली गई। मुकर्रम साहब ने होंठ भींच लिए। वर्दा कम उम्र है, ना समझ है, उसे समझाकर राह रास्त पर लाया जा सकता है, लेकिन अम्मा उसे शय देकर उसके गलत को भी सही साबित करने पर तुली हुई है। मैं जानती हूँ वो ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हैं, लेकिन वर्दा, सुमेरा बेगम की भीगी आवाज घुट कर रह गई। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा अम्मा से। मुकर्रम साहब निगाह चुरा गए। जिस दिन उन्होंने अम्मा की पसंद करदा जुलेखा फुप्पो की सायरा को रद्द करके अपनी पसंद से सुमेरा से निकाह किया था, उसी दिन से माँ की इस हुक्म अदूली की सज़ा के तौर पर अपनी ज़ुबान उनके कदमों में गिरवी रखती थी। सुमेरा बेगम को करीबी मार्केट तक ज़रूरी सामान लेने जाना था। उन्होंने झूले पर बेजार शक्ल बनाए बैठी वर्दा को भी अपने साथ चलने का कहा तो वो कुछ सोचकर झूला छोड़ती उनके साथ जाने पर तैयार हो गई। फरहाद अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजना चाह रहा था। वर्दा भी यही चाहती थी। उसके घर वालों को अब किसी दिन खाने पर बुला लिया जाए। उसे लगा माँ शायद दादी की मौजूदगी की वजह से इस मौजू पर खुलकर बात करते हुए कतराती हैं, इसलिए वो आज उनके साथ मार्केट चली आई ताकि इस सिलसिले में तफसील से बात कर सके। खरीदारी के दौरान वो माँ को फरहाद के रिश्ते के लिए कायल करती रही। वर्दा मेरी जान, हाशिर पढ़ा लिखा बरसरे रोजगार है और सबसे बढ़कर तुम्हारी खाला का बेटा है। जानती हो ना, शहला खाला जान निछावर करती हैं तुम पर। उन्होंने नरमी से एक बार फिर समझाना चाहा। अम्मी, आप एक बार मिल तो लें फरहाद से।
वरदा की सुई अभी तक फरहाद में ही अटकी हुई थी। सुमेरा बेगम ने काउंटर पर बिल पे किया। वरदा ने सामान का थैला उठा लिया। बाहर निकलते हुए अभी उन्होंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि जन से एक मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी। सुमेरा बेगम बिदक कर पीछे हटी, जबकि मोटरसाइकिल सवार को देखकर वरदा का चेहरा खिल उठा। हाय वरदा डियर, तुम यहाँ कैसे? अम्मी, ये फरहाद है। खुला गेरेबान, बालों का अजीब सा स्टाइल बनाए वो जिस बेबाकी से वरदा को देख रहा था, सुमेरा बेगम का जी चाहा जोरदार थप्पड़ उस लड़के के बजाय अपनी बेटी को लगाए। बमुश्किल उन्होंने खुद पर जब्त किया और मजबूती से वरदा का हाथ थामे पास से गुजरते रक्शे को रोककर आनन फानन उस पर सवार हो गई। अम्मी, आपको फरहाद कैसा लगा? माँ के तेवरों से कदरे खाइफ उसने पूछ ही लिया। जैसा वो दिख रहा था। दादी को तो बहुत पसंद आया था अम्मी, मैंने उसकी तस्वीर उन्हें दिखाई थी। सुमेरा बेगम ने दांत पर दांत जमा लिए। हाँ तो बन्नो, कब आ रहा है वो लड़का अपने घर वालों को लेकर? वरदा के हाथ से चाय का कप लेते हुए दादी ने गोया सामने बैठी बहू की रग पकड़ ली। वो तो कल ही अपने घर वालों को लेकर आने पर तैयार है दादी, इधर अम्मी अब्बा भी माने तब ना। वरदा ने खफा नजर माँ पर डाली। अरे मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अपनी दफा तो तेरे अब्बा ने पसंद की शादी पर ऐसे जोरदार दलाइल दिए थे, और ये पटियां भी यकीनन इसे तुम्हारी माँ ने ही पढ़ाई होंगी, वरना मेरे सीधे सादे बेटे को भला क्या पता था इन खराफात का। दादी ने एक चुपती हुई निगाह बहू पर डाली। सुमेरा बेगम से चाय का घूंट हलक से उतारना महाल हो गया। कल ही तो शहला आपा का फोन आया था। वो और फारूक भाई उम्रे पर जाने से पहले अपने अकलौते बेटे के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। दोनों बहनों ने वरदा के इम्तिहानों के बाद शादी की कोई करीबी तारीख रखने पर इत्तफाक किया था। सुमेरा बेगम ने इसी सिलसिले में उन्हें इस इतवार खाने पर बुला लिया और ये सारी टेलीफोनिक गुफ्तगू ज़किया खातून की मौजूदगी में ही हुई थी। और अब उन्होंने गहरी सांस अपने अंदर उतारी। वरदा वहाँ से उठकर जा चुकी थी। मगरिब की नमाज के बाद ज़किया खातून अपने मामूल की तस्बीहात में मसरूफ़ थीं जब सुमेरा बेगम ने आहिस्ता से अंदर कदम रखा और उनकी जाए नमाज के करीब दो जानू होकर बैठ गई। मैं जानती हूँ अम्मा, अपनी पसंद की बहू लाने का अरमान हर माँ को होता है। मेरी वजह से आपका ये अरमान पूरा नहीं हो सका, मुझे इसका बहुत अफसोस है अम्मा। घर वालों ने मेरे सामने वजाहत अली का रिश्ता रखा तो मैंने एक ऑप्शन के तौर पर मुकर्रम का रिश्ता उनके सामने रख दिया। मैं जानती थी आप इस रिश्ते पर राजी नहीं है। मैंने सोचा था कि अपनी खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी से आपका दिल जीत लूंगी। बात सिर्फ पसंद की नहीं थी अम्मा, मेरे सामने मुकर्रम था, मजबूत किरदार, बुलंद इखलाक का मालिक, जिसका हाथ थामने पर मुझे भी पछतावे का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसकी तरबियत आपने की थी। लेकिन ये लड़का किसी भी तौर मेरी वरदा के काबिल नहीं है। मैंने आपका दिल दुखाया है अम्मा, मैं आपकी मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वो मेरी वरदा। उन्होंने आहिस्तगी से उनके घुटने को छुआ और रोते हुए उठकर बाहर चली गई। ज़किया खातून साकित रह गई। अगले रोज़ बिना किसी पेशगी इतला के फरहाद अपनी माँ और बड़ी बहन को लेकर आ गया। करख्त चेहरे वाली खातून ने ड्राइंग रूम के कोने कोने पर निगाह दौड़ाई। वरदा मजीद सोफे में दुबक गई। आंटी, मैं किसी भी लगी लिपटी के बगैर साफ और सीधी बात करूंगी। फरहाद की हम उम्र मेरी सगी भांजियां भतीजियां मौजूद हैं और मैंने उन्हीं में से एक को अपनी बहू बनाने का सोचा हुआ था। लेकिन ये आजकल के बच्चे कुछ सुनते कहाँ हैं। पता नहीं आपकी लड़की ने क्या मंत्र पढ़कर फूका है मेरे सीधे सादे बेटे पर। बहन, इसमें भी सारा कसूर आप लोगों का ही है। बच्चे तो नासमझ होते हैं ना, उनको समझाना आप लोगों का काम है। ये क्या कि पढ़ाई लिखाई के बहाने पराए लड़कों को अपने पीछे लगाती फिरें लड़कियां। बोलने वाली कफन फाड़ कर बोल रही थी। सुमेरा बेगम ने बोलने को परतोलती सास की तरफ सहमी हुई निगाहों से देखा। अरे अरे, ये क्या उल फुल बोले जा रही हो? लगता है तुम्हें और तुम्हारे लड़के को कोई शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है। मेरी पोती का तो उसके बचपन से ही अपनी खाला के घर रिश्ता तय है। बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। माशाअल्लाह इंजीनियर है हमारा दामाद। ज़किया खातून फख्र से दबंग लहजे में बोल रही थी। मेहमान तो बगले झांकने लगे। और मुझे तो लगता है समझने समझाने की जरूरत बच्चों से ज्यादा तो तुम्हें है। ये क्या, तुम्हारा लड़का हर दूसरी लड़की के घर रिश्ता डालने की जिद करेगा तो तुम उसके साथ चल पड़ोगी?
خاتون یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے صوفے پر اچانک کانٹے اگائے ہوں۔ چلو اب اٹھ بھی چکو، یا ماں کو اور بھی بے عزت کروانا باقی ہے ابھی؟ آگ بگولا ہو کر بیٹے کا بازو دبوچا۔ وردہ یہاں میرے پاس آؤ بیٹا۔ زکیہ خاتون نے سن سی بیٹھی پوتی کو پکارا تو وہ چونک کر اٹھی اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے بیٹا، اس کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، بس طریقہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ہم جیسے تنگ ذہنیت لوگ ہی ہیں جو اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور جھوٹی انا کی خاطر جائز کو بھی ناجائز بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جانتی ہو، 21 سال پہلے جب تمہارے باپ نے میری پسند کی ہوئی لڑکی کو رد کر کے اپنی پسند سے لڑکی سے بیاہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسی دن سے میں نے اس کی پسند سے بیر باندھ لیا۔ حالانکہ تمہاری ماں نے اپنی خلوص محبت اور خدمت گزاری سے بہت جلد میرا دل جیت لیا تھا، لیکن میری جھوٹی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں کس دل سے اسے اپنی بہو تسلیم کروں۔ اس سب میں میرا بیٹا بھی تو برابر کا شریک تھا، لیکن میں نے قصوروار صرف تمہاری ماں کو ٹھہرایا۔ بہو پر سارا بار ڈال کے ہم جیسی مائیں اپنے بیٹوں کو ہر سزا سے بری و ذمہ قرار دے دیتی ہیں، اور یہ ایسی بھلی مانس جس نے آج تک میرے کسی بھی تانے کا نہ تو پلٹ کر جواب دیا، نہ تمہارے ابا سے شکایت لگائی۔ اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے مجھے۔ زکیہ خاتون نے ایک نم شفیق نگاہ بے آواز آنسو بہاتی سمیرہ بیگم پر ڈالی۔ اور بیٹا، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، آج کے منظر نامے سے تم اتنا تو جان ہی چکی ہوگی نا، جہاں عزت نفس کو گروی رکھنا پڑے وہاں پر خوشیاں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ تمہارے ماں باپ کا انتخاب ہی بہترین ہے۔ وردہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں کی جھلملاہٹ میں آج سچی خوشی کے سارے جگنو اتر آئے تھے۔